नमस्कार दोस्तों। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इसी जनरेशन ने नेपाल की सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि ये प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच चुका है कि वो प्रधानमंत्री के घर में आग लगा चुके हैं। पार्लियामेंट भी आगे की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो जूतों और लातों से मारा गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इन्हीं सबके बीच में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब घर में आग लगाया जा रहा था। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या कारण है इन गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन कर देने की वजह से ये देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे का कारण और भी गंभीर है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। लपटों में घिर चुका। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर हजारों नौजवान उतर आते हैं। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी तो कोई कॉलेज के बैग लेकर आया था। ये प्रोटेस्ट एक एनजीओ हामी नेपाल ने ऑर्गेनाइज किया था। शुरुआत बिल्कुल शांति से हुई थी, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात कर दिया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। और पुलिस वाटर कैनिस, टीयर गैसेस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ लोग पार्लियामेंट में भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर वहां पर जो पुलिस करती है इसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। पुलिस ओपन फायर करना शुरू कर देती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, यानी सीधा ही गोली। कम से कम 19 लोग मारे गए, जिसमें से 12 साल का बच्चा भी था, और 400 से ज्यादा लोग घायल। और यहीं से हालत बिगड़नी शुरू हो गई। काठमांडू से लेकर पोखरा और भरतपुर तक लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल की सरकार ने अचानक से सोशल मीडिया बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर जैसे 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। सिर्फ टिकटॉक बचा, क्योंकि उसने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया था। सरकार का कहना था इसको बैन करने का सिर्फ एक कारण था कि हेट स्पीच, फेक न्यूज़ रोकने के लिए। लेकिन जनता को लगता है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश करी जा रही है। असल में इस गुस्से के पीछे का कारण था करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म। नेपाल में 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। हालत इतनी गंभीर है कि 15,000 से ज्यादा नेपाली रशिया यूक्रेन की लड़ाई में चले जाते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे लग्जरी गाड़ियों में और ब्रांडेड कपड़े में घूमते हैं। सोशल मीडिया पर #NapoKids और #NapoBabies जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियन किड्स कम बैक विद गुची बैग्स, आवर किड्स कम इन कॉफिन। नेपाल की पॉलिटिकल प्रॉब्लम कोई नया नहीं है। 2008 में जब नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेसी बना था तो उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, कुछ सुधार होगा। लेकिन 17 साल में 13 बार सरकार बदल चुकी है। पार्टियां बदलती रही, लेकिन करप्शन और मिस गवर्नेंस वही रहा। सोशल मीडिया बैन ने गुस्से को और ब्लास्ट बना दिया। टूरिस्ट इंडस्ट्री ठप हो गई थी। विदेशों में काम करने वाले लाखों लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। युवाओं का आखिरी शहर भी खत्म हो गया। सरकार ने इसे दबाने के लिए गोलियां चलवाई। नेपाल आज दुनिया के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। जब करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म इग्नोर किया जाता है, जब जनता की आवाज दबाई जाती है तो नतीजा ऐसा ही होता है। जब जनता की आवाज दबाई जाती है तो नतीजा हमेशा खतरनाक होता है। किसी भी डेमोक्रेसी को जनता की आवाज सुननी ही पड़ती है, वरना हालत ऐसे ही बिगड़ जाते हैं कि उसे संभाला नहीं जा सकता।